कि अगर आपने मैथ्स में अभी भी बेटा अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, क्या क्या ऐसे टॉपिक है, क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट है जिस पे आप अभी भी थोड़ा बहुत भी फोकस कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये गेम बन जाएगा और अच्छे खासे आपके मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो टॉपिक थे जो बच्चा अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी वो एक हफ्ते के अंदर क्या क्या टॉपिक को पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकता है। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है बेटा बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल के चैनल पे। आज जो बेटा मैं आपको बताने वाला हूं वो ये चीज है कि अगर आपने मैथ्स में अभी भी बेटा अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं, क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट है जिस पे आप अभी भी थोड़ा बहुत भी फोकस कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये गेम बन जाएगा और अच्छे खासे आपके मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। तो भाई चलो हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर मैथ्स में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके चलते हैं। तो देखो, अगर मैं एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी की बात करता हूं आपकी मैथ्स के लिए, तो आपको देखो करना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले फोकस करना है, मान लो कि चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका आ गया रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन पे अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी रिलेशन छोड़ दो, आप अभी फंक्शन पे आ जाओ। आपको पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के कितने सारे टाइप होते हैं और उनके लगाने हैं कुछ सवाल, और यहां तक आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा अच्छा खासा रेडी। अगर आपको रिलेशन में भी जाना है तो आप एक चीज याद रखो, जो एक सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना बनता है, तो उसका वो वाला फॉर्मूला n की पावर n स्क्वायर, ये वाला कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 से आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, और टाइप ऑफ फंक्शन से कोशिश करना कि बेटा कम से कम 5 से 6 पीवाईक्यू तो लगा ही लेना, थोड़ा तो दिमाग आपका वो खोल ही देगा। ठीक है, वैसे ही जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या सीन है वो हल्का सा समझ लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप चैप्टर उठाएंगे, मैं मान लेता हूं इसको बोलते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपको यहां पे तो ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई डोमेन क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रेंज क्या है। खास करके आपको ना प्रिंसिपल वैल्यू PV, प्रिंसिपल वैल्यू अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, यहां से सवाल मिलता ही मिलता है। मैं कहूंगा कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से अभी मत प्रैक्टिस करना, क्योंकि यार टाइम तुम्हारा ही बर्बाद होगा, है कि नहीं है। एक तो कम टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है, तो मुझे मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लॉन्ग टाइप के सवाल करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, 3 से 4 दिन तक तो माइंड का सैचुरेशन चाहिए, लेकिन अभी वो हो नहीं पाएगा। तो आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो, जितने भी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पे आप जा सकते हो, और ये आपके लिए बेटा बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ना ग्राफ के बारे में यहाँ पे चर्चा कर सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पे आप जा सकते हो, है ना। जैसे मान लो कि ये आपका जो ग्राफ बनेगा, तो ये सब ग्राफ में डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब सारी चीज़ आप देख सकते हो बहुत आसानी से। फिर आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे करके जो चलता है वो सब सारी की सारी आप ग्राफ को देख सकते हो बहुत इजीली। ये साइन x का हो गया, ये साइन इनवर्स x का हो गया, और यही मेन रीजन है कि देखो ये एक दूसरे से थोड़ा सा अपोजिट आते हैं, उल्टा आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ITF में। दूसरी चीज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को एक साथ लेना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आपको क्या करना है कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेना है, कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। दूसरा आपको जो बेटा यहां पढ़ना है वो है ट्रांसपोज, आपको थोड़ा सा ट्रांसपोज के बारे में जानकारी करना है, थोड़ा सा PYQ लगाना है। डिटर्मिनेंट पे अगर आप लंबा क्वेश्चन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंडिंग, और वैसे डिटर्मिनेंट की बेटी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पे भी लॉन्ग सवाल आपके बनते ही बनते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बाद आपका आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, CND,
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बेटा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे कि कंटिन्यूटी तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी अभी उतने अच्छे से नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप प्रॉपर फोकस अपने डिफरेंशियबिलिटी पे दे सकते हो। और यहां पे क्या दे सकते हो, तो पैरामेट्रिक फंक्शन, और यहां पे आप क्या दे सकते हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन जहां पे लॉग वगैरह लगता है, वो आप यहां पे बिल्कुल जा सकते हो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। तो अब देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तुम्हारा बन जाएगा। दूसरा चीज, जैसे ही तुम्हारा ये क्लियर हो गया ना, अब आओगे तुम ए और डी पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कहां आओगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आओगे तो हालांकि बिहार बोर्ड में इसका वेटेज बहुत कम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, लेकिन आपको कुछ चीजें तो देखो बेटा पढ़ के ही जाना है, जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू यह आपको बेटा आना ही चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होता है। इसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं सवाल दिख जाता है। और पीवाईक्यू इसका लगाना मत भूलना, पीवाईक्यू इसका बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जब ये आपकी पूरी की पूरी पार्ट वन यही से आपकी खत्म हो जाती है। जब हम पार्ट 2 में आएंगे ना, तो मैं ये मान लेता हूं कि इंटीग्रेशन, और ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। दो चीजें हैं, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आप इंटीग्रेशन पे आओगे ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको ना कुछ टॉपिक हल्का हल्का क्लियर करके क्वेश्चन करके चलते जाना। जैसे कि आप बेटा कोशिश करना कि पार्शियल फ्रैक्शन ना पढ़ो, थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ ही दो। आपको अगर करना ही है तो बाई पार्ट्स वाला कर लेना, बाई पार्ट्स। और वो वाला इंटीग्रेशन बेटा जरूर लगा लेना जहां पे कोई एक फंक्शन होता है और उसका यहां पे डेरिवेटिव दिया रहता है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से दिया रहता है। तो ऐसे सब टाइप के भी क्वेश्चंस आप इंटीग्रेशन पे जरूर लगा लेना। जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की तरफ आओगे तो भाई ये सब तो आपको छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, ये सब तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपको ये करना ही करना है। और एक इसी में बेटा आता है एलिप्स वाला, तो वो एलिप्स के बेस पे जो एरिया निकलता है वो भी बेटा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना, है ना। कुछ ये वाले की मदद से जो एरिया निकलता है बिल्कुल कर लेना, बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूं, जैसे आपका बचा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक काम करना तुम लोग, डिग्री और ऑर्डर, बस यही निकालना सीख लेना। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बता रहा हूं, डिग्री और ऑर्डर ये निकालना सीख लेना। कोशिश करना अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बहुत आसान होते हैं, वैसे अगर हो पाते हैं तो तुम उनकी तरफ चले जाना। बाकी सॉरी बेटा, बाकी वेक्टर और 3D, वेक्टर एंड ये आपका 3D, वेक्टर और 3D दोनों को एक साथ ही पढ़ने की कोशिश करना, अलग अलग बिल्कुल मत पढ़ना। वेक्टर और 3D को एक साथ कवर करना। सॉरी, खास करके यहां पे देखो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, दोनों चीज। और वो जो कंडीशन बनती है ना बेटा, ये वाला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और दो कंडीशन और बनती है ना, परपेंडिकुलर वाला और पैरेलल वाला, तो वो भी जरूर कर लेना, बहुत काम देगा। और अगर वेक्टर की बात करें तो आपको वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, आपको इसी वेक्टर के अंदर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, इसी वेक्टर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। दोनों चीजें आपको यहां पे आनी ही चाहिए, एकदम 110%। तो ये आप वेक्टर और 3D की तरफ जा सकते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेता है प्रोजेक्शन वाला, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, 2 सवाल लगा लेना उस पर, और खास करके एक यूनिट वेक्टर वाला, तो यूनिट वेक्टर वाला अपना कर लेना, उस पर भी अपना सवाल आप लगा ही लेना। 110% आप ये काम करके जाना, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका वेक्टर और 3D में। डन। और एक बात देखते हैं, आपका वेक्टर और 3D के बाद बचता क्या है, तो अब आपका बेटा बचता है LPP, LPP, और आपका बेटा क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी। ये आपके 2 चैप्टर बचेंगे। प्रोबेबिलिटी का मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, आप वहां से चाहें तो जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में खास करके आपका बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप वहां पे जा सकते हो। और LPP में ना वो Z बराबर जो दिया रहता है ना कि मैक्सिमाइज, और एक दिया रहता है Z बराबर मिनिमाइज, तो बेटा ये दोनों पे सवाल कर लेना, मैक्सिमाइज पे और मिनिमाइज पे, ग्राफ पे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम और एक वो वाला फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, ये बेटा आप लोग जरूर लगा लेना, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, दोनों का दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो टॉपिक थे जो बच्चा अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी वो 1 हफ्ते के अंदर क्या क्या टॉपिक को पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकता है। ये नहीं कहता 100 में 100 लाएगा, लेकिन हाँ कुछ अच्छे नंबर तो वो ले ही आएगा। तो ये उन बच्चों के लिए था बेटा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय बाय, लव यू।